जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, अब तक हम लोग जो है टोटल 3 प्रैक्टिस सेट नवीन सर के द्वारा जो कराए गए हैं उनका रिवीजन कर चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। और दोस्तों अगर आप लोग एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर पा रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का मन नहीं लग रहा है प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने में, तो उन लोगों को ये वीडियो दोस्तों ज़रूर देखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कराने वाले हैं। बाकी की दोस्तों अगर आप लोगों ने 3 वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा, और ये चौथी वीडियो यानी कि चौथा प्रैक्टिस सेट का हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सर ने 5 रिवीजन क्वेश्चन चूज़ किए थे उनका आंसर देख लेते हैं। नो स्पिन ये किसकी पुस्तक है? सेन बॉर्न। दोस्तों सेन बॉर्न कौन है? एक क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो एक बॉलर थे, स्पिनर। और डूरंड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये फुटबॉल से जुड़ी हुई है। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी का कार्यकाल कितना था? 1325 ईस्वी से 1351। जलोढ़ मिट्टी का भारत में कितना परसेंट है? 43%, जिसमें आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पढ़ा था जल कल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इनका ये क्रम इसी तरह से परसेंटेज के हिसाब से रहता है। सबसे ज़्यादा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली मिट्टी और सबसे कम लेटेराइट मिट्टी। आगे दोस्तों है कि ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। अब हम लोग जान लेते हैं इन प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? जिसका राइट आंसर है लक्षद्वीप और दमनदीप। तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर कितनी है? 91%। दमनदीप की साक्षरता दर कितनी है? 87%। वहीं यूटी, कौन सा ऐसा यूटी है जिसकी सबसे मिनिमम साक्षरता दर है? वो है दादरा नगर हवेली, 76%। वहीं सबसे अधिक लक्षद्वीप की 91% साक्षरता दर है। वही बात करें भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। वहीं मेल की साक्षरता दर 82.14%, फीमेल की 65.46%। ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है दोस्तों। इस स्लाइड को जरूर आप लोगों को कंठस्थ करना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो है केरल की, 94% यहाँ पर साक्षरता दर है। वहीं मिजोरम की 91% साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो सिरछिप मिजोरम का जिला है, 98% साक्षरता दर वाला। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 37% साक्षरता दर वाला जिला है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं? तो वो है गुलजार, जिन्होंने जय हो सॉन्ग में काम किया, जिनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह काल्ला है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है और 1965 में पहली बार ये मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया जाता है। वहीं बात करें ग्रैमी अवार्ड की। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, वहीं ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड की स्थापना 1959 में होती है और ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 1959 में होती है। वहीं बात करें कि ग्रैमी अवार्ड पहले व्यक्ति कौन थे, पहले इंडियन कौन थे? तो पंडित रविशंकर, जिन्हें 1968 में ग्रैमी अवार्ड मिलता है। और पहली महिला थी तन्वी शाह, जिन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। वहीं ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया, जिन्हें 1983 में ये ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? ओडिसी। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जिसमें भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है, जिसमें रथ यात्रा निकाली जाती है, जिनमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, इनके भाई बलभद्र की रथ यात्रा होती है और इनकी बहन सुभद्रा की भी एक रथ यात्रा होती है। ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टिटास साधु क्रिकेट से संबंधित हैं, शालिमा टेटे हॉकी से संबंधित हैं, ज्योति याराजी एथलेटिक्स हैं, अन्नू रानी एथलेटिक्स हैं, वंतिका अग्रवाल चेस खिलाड़ी हैं, मनीषा रामादास पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, सिमरन शर्मा पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, नृत्यांगना युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कथक, जिनका दोस्तों एसएससी के एग्जाम्स में तो न जाने कितनी बार प्रश्न ये पूछा गया, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना से। तो ये कथक से रिलेटेड हैं। कथक
के अन्य कलाकार हैं शोभना नारायण, प्रेरणा श्रीमाले, रोहिणी भाटे, कुमुदिनी लखिया, मालविका सरकार, सरस्वती सेन, आदिति मंगला दास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, आपको कंठस्थ कर लेना है। भाई मणिपुर नृत्य के अन्य कलाकार हैं शास्त्रीय नृत्य के गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहने, चारू माथुर, बिनो देवी और सविता मेहता। और इसी तरह से कुचिपुड़ी नृत्य के हैं राधा रेड्डी। रेड्डी रूट वर्ड आप लोगों को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए ध्यान रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। शोभा नायडू, हलीम खान और प्रतीक्षा, ये जो हैं कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड हैं। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। तो वायलिन जो है नंदिनी और रागिनी शंकर के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार तेलंगाना में पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है? तो पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाने वाला त्योहार मुहर्रम है। और नवरोज जो है एक ईरानी त्योहार है जिसे बलबन ने स्टार्ट किया था। रोटियों की ईद के नाम से जाना जाने वाला त्योहार रोटुल्ला पांडुंगा है। और अलाई बलाई त्योहार ये भी तेलंगाना में होता है। दशहरा जो है अलाई बलाई त्योहार के नाम से जाना जाने वाला त्योहार है। वहीं भैंसों का मेला दून्ना पोथुल्ला पांडुंगा ये भी और बथुकम्मा बनालू ये सभी तेलंगाना के त्यौहार हैं। ये भी तेलंगाना का है और ये भी तेलंगाना का है। अलाई बलाई त्यौहार तेलंगाना और ये जो पिरला पांडुंगा ये भी तेलंगाना से संबंधित है। देवादास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। वहीं कलेमामणि तमिलनाडु, तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिया जाता है। एमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड में। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। पूछा जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। केवल संसद ही है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय हैं। फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय हैं। वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार 6 हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे? 7 थे, जिसे एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। समानता का मौलिक अधिकार जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 19 से 22 में है। शोषण का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। आपको याद रखना है समस्त स्वतंत्रता, समस्त शोध संस्कृति का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ऐसे याद रखना है। समस्त शोध संस्कृति का अधिकार, ये ट्रिक याद रखनी है। समस्त यानी कि समानता का, अदसाता तो स्वतंत्रता का अधिकार, शोध यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समस्त शोध शैक्षणिक या बोले सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक या शैक्षणिक अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से 6 फंडामेंटल राइट्स आप लोग जो है याद कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया? तो केशवानंद भारती केस 1973 था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया गया। केशवानंद भारती केस क्या था? जिसमें जो है प्रमुख फैसला जो है विधायी एवं कार्यपालिका की शक्तियों को पृथककरण के बारे में फैसला दिया गया और संविधान की सर्वोच्चता के बारे में यहाँ पर फैसला दिया गया था। इसमें क्या था? 6 यानी कि पूरे के पूरे 13 जज थे, जिसमें से 7 जज थे जिन्होंने इस केस के पक्ष में जो है डिसीजन लिया और 6 जज थे जिन्होंने इस केस के विपक्ष में डिसीजन लिया। टोटल 68 दिन ये बहस चली थी 24 अप्रैल 1973 को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MM सीकरी थे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें से कुछ ABCD करके भी और EF हटा दिया है, 19F को हटा दिया गया है और 19G तक यहाँ पर कुछ अन्य इसके पार्ट भी हैं, जिसे याद करने की ट्रिक क्या है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं।
ट्रिक है बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। तो 19A में क्या हो जाएगा, बोस यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। और साफार 19B में क्या हो जाएगा, साफार शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। संघ यानी कि 19C में क्या हो जाएगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता या सभा बनाने की स्वतंत्रता। बोस संघ आया गया, बोस संघ आया गया। और 19D में क्या हो जाएगा, आने जाने की स्वतंत्रता, आया गया। बस बस यानी कि 19E में क्या हो जाएगा, बसने की स्वतंत्रता यानी कि कहीं पर रहने की स्वतंत्रता। आया गया, बस व्यापार किया, व्यापार किया यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता या व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को इसकी ट्रिक भी याद करनी है कि बोस संग आया गया बस व्यापार किया, ये लिख लेनी है और इसे भी लिख लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, इस तरह की ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जीएस को याद करने की। अगर आप लोग ट्रिक्स की एक छोटी छोटी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और कम से कम 50 वीडियो ऐसी बना देंगे जिसमें आपको जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स होंगी जो आप लोग आसानी से जीएस को याद कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? शोषण के खिलाफ अधिकार, ये मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 23 में है ये मानव तस्करी, और आर्टिकल नंबर 24 में है कारखानों में बालकों का नियोजन। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के अंतर्गत में शब्द निर्धारित राशि है, तो ये निर्धारित राशि है जमा। और यहाँ पर हासिल, हासिल को क्या कहलाता है कि वास्तविक संग्रहण कहलाता था। जमा ये तस्खी कहलाता था। और राजस्व का मूल्यांकन अमीन करते थे। भूमि रिकॉर्ड कौन रखता था, कानून गो। और राजस्व को इकट्ठा कौन करता था, अमलगुजार कहलाता है, अमलगुजार राजस्व इकट्ठा करता था। टोडरमल, टोडरमल कौन थे, ये अकबर के समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री अकबर के समय। दहसाला प्रथा टोडरमल से रिलेटेड है, और जब्ती प्रथा भी टोडरमल से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वार्षिक कृषि योग्य भूमि के लिए पोलज शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसमें पोलज ये क्या था कि यहाँ पर इस भूमि पर जो है हर वर्ष में अलग अलग फसल की जाती थी। जैसे आज गेहूं कर लिया, अगले साल कुछ और किया, अगले साल कुछ और किया, तो अलग अलग फसल की जाती हर साल थी। चाचर क्या कहलाता है, 3 या 4 वर्ष के लिए जो खेत छोड़ दिया जाता था, जो मैदान छोड़ दिया जाता था, चाचर कहलाता था। और परती क्या कहलाता था, 1 या 2 वर्ष के लिए जो चीज, जो जगह छोड़ दी जाती थी भूमि की, वो क्या कहलाती थी, परती। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे पॉइंट मुगल काल से टीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं। अकबरनामा के किस खंड को आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो बता दें दोस्तों, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी एक पुस्तक है, अकबर के शासनकाल पर संबंधित है। तो पहला इसका जो खंड था वो अकबर के पूर्वजों के बारे में वर्णन करता था। दूसरा खंड था जो अकबर के शासनकाल के बारे में वर्णन करता था। और तीसरा खंड आइन ए अकबरी, जो तीसरा खंड था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा खंड, तृतीय। तो ये जो था वो आइन ए अकबरी अकबर की नीतियों के बारे में बताता था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हेनरी बेब्रिज ने किया था, हेनरी बेब्रिज ने किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने नामक युद्ध की एक तकनीक की शुरुआत की जिसे सेना ने विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ऐसी कौन सी तकनीक की शुरुआत की थी जिसे सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया और दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो वो थी तकनीक तुलगमा तकनीक, जिसमें उस्मानी और रूमी पद्धति का प्रयोग किया गया। बाबर की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा गया। चगताई तुर्क भाषा में ये लिखी गई थी। क्या? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई। बाबर के बारे में कुछ अन्य पॉइंट है वो आप लोगों को कंठस्थ करने हैं कि तोपची कौन था बाबर के समय जब युद्ध लड़ा गया था? कुली खां। बंदूक मुस्तफ़ा चलाता था। पहला आक्रमण 1518-19 में यूसुफ जई जाति पर किया गया। लाहौर में 1524 में आक्रमण किया। पानीपत का 1526 में युद्ध लड़ा, जिसमें कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा, जिहादी और गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें 1529 में घग्गर का युद्ध लड़ा गया। तो इसके ये 4 युद्ध आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 26, 27, 28, 29। इसको ट्रिक क्या है याद करने की, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया। इस तरह से याद कर लेना है। और 30 में मर गया। ये 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं कि बाबर ने
पश्चिम से पहले भारत में कहाँ प्रवेश किया था? तो पश्चिम से पहले भारत में पश्चिम से पहले कहाँ प्रवेश किया था? तो पंजाब में सर्वप्रथम प्रवेश किया था इसने, जिसका बाबर का जन्म 1483 में, पिता इसके तैमूरलंग थे, माता इसकी चंगेज खां थी, और समरकंद इसने 1497 में जीता था। और इसका मकबरा जो है काबुल में बनवाया गया। अन्य नाम इसका जहीरुद्दीन था। और 1526 से 30 तक बाबर का शासनकाल रहा, और 1530 और 40 तक फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं का शासनकाल रहा, क्योंकि 40 में जो है इसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, और 55 तक उसने शासन किया। शेरशाह सूरी का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पर, और फिर उसके बाद इसने 55 में जो है जीत हासिल की, और 56 में ये मर गया, और 56 के बाद जो है अकबर का शासनकाल रहा। तो 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा, 1605 से 27 तक जहांगीर का शासनकाल, 1627 से 58 तक शाहजहां का शासनकाल, और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल। तो इनके शासनकाल आप लोगों को जरूर याद करने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा, यानी कि UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल था? तो ये UNFCCC किस बैठक का प्रतिफल था? तो रियो शिखर सम्मेलन का प्रतिफल था, जैसे 1992 में एक हुआ था सम्मेलन, क्योटो नयाचार सम्मेलन 1997 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, मॉन्ट्रियल नयाचार सम्मेलन 1987 में हुआ था। ये जो है 1992 में UNFCCC की स्थापना हुई थी, जिसमें हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर था। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो NG टेंसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया 1935 में। आधुनिकी परिस्थितिकी के जनक कौन है? एबलिन हेचिसन। और परिस्थितिकी भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद करना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है। प्रोजेक्ट गिर 1972 में, प्रोजेक्ट कछुआ 1975 में, प्रोजेक्ट गैंडा 1987 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF और हट्टी, ये दो कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान, वहीं पन्ना और हीरे की खान मध्य प्रदेश में, कंदरेमुख कर्नाटक में है लोहे की खान, खेतड़ी राजस्थान में तांबे की खान, और वहीं जावर राजस्थान में चांदी की खान, वहीं मालखंड मध्य प्रदेश में तांबे की खान, और वेलाडीला छत्तीसगढ़ में है लोहे की खान। इसी तरह से आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कांटला पोर्ट का नया नाम क्या है, जिसका हाल ही में नाम बदला गया। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है 2017 में इसका नाम बदला गया। और यहाँ पर क्या बात करनी है कि तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, और जैसे कि तूतीकोरिन आप लोगों को याद रखना है, और मध्य महाराष्ट्र में जो है मुंबई, और गोवा में मारमागुआ, और KN यानी कि कर्नाटक में मैंगलोर। ये जो है पोर्ट का आप लोगों को याद रखने हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये पूछा जाता है। 7 मई 1960 को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक रघु श्रीनिवासन हैं। अगला है कि माल और सेवा कर GST भारत के किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो अरुण जेटली। यानी कि GST भारत के किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो अरुण जेटली के द्वारा पेश किया गया था। और यहाँ पर GST के संबंध में कानून जो है आर्टिकल नंबर 246A में है, और GST काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A में है। GST काउंसिल यानी कि GST परिषद जो सितंबर 2016 को पेश होती है। 33 इसमें सदस्य थे, 31 राज्य से थे, और 2 केंद्र शासित प्रदेश से थे। और इसके बाद कौन सा देश जो है भारत कौन सा देश बना था GST को लागू करने वाला? 161वां देश बना था। प्रथम देश GST लागू करने वाला फ्रांस था। 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 122वां बिल था, ये 122वां बिल था, और 101वां संविधान संशोधन था। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे उस समय। CGST, SGST, UTGST और IGST इतने प्रकार होते हैं GST के। GST मॉडल
ये हमारा जीएसटी मॉडल जो है कनाडा मॉडल से लिया गया। नारा था वन नेशन वन टैक्स, ये इसका नारा था। टैक्स इसमें स्लेब कितनी थी? 5%, 12%, 18%, 28%, इसमें 4 स्लेब थी। पहला राज्य कौन सा था जीएसटी को लागू करने वाला? असम पहला राज्य था जीएसटी को लागू करने वाला। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगला क्या है? तो अगला यहाँ पर 5 ईयर प्लान से जो संक्षेप में सर ने क्या विवरण पढ़ाया है वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, जिसका कार्यकाल था 1951 से 1956, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को विकास करना। और दूसरा 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना था। यहाँ पर दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे यहाँ पर संयंत्र खोले गए। तीसरा 5 ईयर प्लान का 1961 से 66 तक था, तो 1962-1965 में यहाँ पर युद्ध होता था और बोकारो संयंत्र यहाँ पर जो है खोला गया। चौथा फिर उसके बाद जो है यहाँ पर योजना अवकाश हो जाता है और एक एक साल की यहाँ पर जो है योजनाएं लाई जाती हैं। हरित क्रांति, और मेक्सिको में यहाँ पर सबसे पहले हरित क्रांति स्टार्ट हुई 1966 से 1969 तक। यहाँ पर जो है योजना अवकाश रहा, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले यहाँ पर जो है योजना अवकाश पहला होता है। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक रहा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसरो की स्थापना हुई। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली यहाँ पर। और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष तक पूरी नहीं हुई, जिसमें आपातकाल की घोषणा होती है, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे ट्रिक से याद रखनी है? दोस्तों आप लोगों को अगर पंचवर्षीय योजना को ट्रिक से पूरी याद करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप लोगों को दोस्तों कमेंट करना है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आएंगे जिसमें सारी पंचवर्षीय योजना आपको यहाँ पर याद करा देंगे एक दूसरे से लिंक करके, और यहाँ पर ये भी चीज़ें भाई ट्रिक से याद करा देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। उसके बाद दूसरा योजना अवकाश आता है 1978 से 80, यहाँ पर रोलिंग प्लान आता है। ये 1980 और 85 तक ये छठी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और नाबार्ड की स्थापना की जाती है। और वहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक रही। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें उद्देश्य था भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना, 97 से 2000 यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2015 तक चली, जो 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों 26वां प्रश्न क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? जीमेल एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल, इंडेक्स और विंग ये सर्च इंजन है, जिसे विंग को जीमेल को पॉल वुचेट ने जो है डेवलप किया था, और ईमेल को रे टॉमिलन ने डेवलप किया था। गूगल, लेरी एंड पेज सरगोई विन ने 1998 में इसको स्टेब्लिश किया था। आज का गृह कार्य, जो गृह कार्य किया दिया गया, पूछा था कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आप लोगों को इस पे कमेंट में जरूर बताना है कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आप लोगों को ये पूरी वीडियो रिवीजन की कैसी लगी? तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।